पिछले क्लास में हम लोग एमसीक्यू का सीरीज जो चल रहा था उसमें एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल चुके थे और सेकेंड लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज कुछ एमसीक्यू, आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। यूनिट 1 जो पार्ट ए, जो कि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं जो टेट के लिए, तो इकोनॉमिक्स में पार्ट ए का यूनिट 1 का आज पूरा हम लोग एमसीक्यू लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 10 तक हम लोग बता चुके थे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, पीपीसी कर्व कैसा बनता है और किस तरह का होता है। तो बोलता है पीपीसी कर्व जब भी बनाते हैं तो कॉनकेव होता है एक्स एक्सिस पे, बोलता है कॉनकेव होता है एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कॉनकेव इसका बोलता है पीपीसी जब भी बनता है। तो उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिकेट करने वाले वक्र को, कर्व को क्या कहते हैं। प्रोडक्शन कर्व, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बोलता है जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को बताता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताने वाले कर्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताने वाले कर्व को आप लोग पढ़ाए होंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताने वाले जो कर्व होते हैं उसको हम लोग पीपीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीपीसी के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताने वाला कर्व है वो पीपीसी के नाम से जाना जाता है। पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताता है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने तरह की होती है। साधन को अगर स्वामित्व कर दिया जाए, ऑनरशिप के बेस पर इकोनॉमी को आप कितने पार्ट में बांटे, तो इसको हम बता चुके हैं 3 तरह की दुनिया में इकोनॉमी होती है। पहला सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी दिख रहा है ना, प्लान्ड इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते थे, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो 2-3 तरह की इकोनॉमी डेवलप की गई है। तो बोल रहा है तीनों यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं डेवलप की गई है, तो 3 तरह की अर्थव्यवस्था डेवलप की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला इसमें से क्या होगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर सही से देखा जाए तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला फर्स्ट वाला होगा। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। वाई का मतलब इनकम और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, वाई का मतलब इनकम और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, याद रखना है। डेल्टा वाई बाई, अच्छा डेल्टा का मतलब है चेंज, इसको बोलते हैं चेंज इन इनकम बटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आई में परिवर्तन बटा विनियोग में परिवर्तन, आई में परिवर्तन बटा विनियोग में परिवर्तन करके निकालेंगे तो निकल जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब नीचे लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है वो दूसरा नाम क्या है, और किस नाम से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग जानते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है। जो पीपीसी है वो बोलता है पीपीसी जो है वो कॉनकेव होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके ना, पीपीसी कॉनकेव होता है, उसका क्या कारण है, किस कारण से पीपीसी कॉनकेव होता है। तो इसका पहला कारण है यहाँ पे, इसका कारण है राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे जैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो कर्व है पीपीसी का वो किस तरफ होगा, कॉनकेव होगा, अवतल होगा। हम लोग दर्पण पढ़े थे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है, तो जितनी आर्थिक समस्या है उसका मुख्य कारण के मेन कारण क्या है, सुविधा नहीं दुर्लभता, स्कार्सिटी मेन कारण है। इसके कारण सारी आर्थिक समस्याएं, जिस दिन सबके पास पैसा हो जाएगा तो कोई समस्या आर्थिक नहीं रहेगा। आर्थिक समस्या आने के कारण ही है दुर्लभता, कमी है इसलिए वो समस्या में। अगर हर व्यक्ति के पास खूब पैसा हो जाए तो कोई गरीब रहेगा, किसी के पास पैसे की समस्या रहेगी। आज हमारे पास पैसे की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे पास दुर्लभता है, हमको कोई चीज चाहिए और हमको नहीं मिला, इसलिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। चलो अगर इतना मेहनत कर देंगे, ये काम कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सब। तो दुर्लभता सबसे बड़ा समस्या है। इस देश में लोग गरीब अपने आप को इसलिए समझता है क्योंकि उसके पास कोई चीज ऐसा है जो नहीं है और दूसरे के पास है, इसलिए वो गरीब समझता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल यूनिट ठीक है, स्मॉल यूनिट ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन ठीक है, इसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ऑल ऑफ द अबव तीनों चीजों को शामिल करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग तीनों चीजों को शामिल करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीज, कंज्यूमर बिहेवियर को कहाँ पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग माइक्रो के अंदर ही पढ़ते हैं। और क्या ऑप्शन है,
नहीं, इनकम थ्योरी में नहीं पढ़ते, माइक्रो में नहीं पढ़ते। कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग माइक्रो थ्योरी में ही पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। माइक्रोज का अर्थ होता है छोटा। कौन सा लैंग्वेज से माइक्रो जो है और मैक्रो जो है वो कौन से लैंग्वेज से मिलके बना है, किस लैंग्वेज से मिलके बना है? तो याद रखिएगा ग्रीक लैंग्वेज से। ये जो माइक्रो और मैक्रो दोनों वर्ड जो आया है ग्रीक लैंग्वेज से आया है ना। कौन से लैंग्वेज से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से। इसको कौन दिया? माइक्रो और मैक्रो जो दो वर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको दिया कौन? तो प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने दिया था। प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये माइक्रो और मैक्रो शब्द कौन से लैंग्वेज से बना था? ग्रीक लैंग्वेज से बना था। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को दो शाखाओं में बांटा गया है। ये तो अभी देखिए पूछ चुके, अभी पूछ चुके हैं। बोलता है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। तो किसने इसको बांटा था? तो रेगनर फ्रिस ने बांटा था। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने ये कहा था, तो इसका सी होगा। यानी वो 21 का हम लोग सी लेंगे, 22 का भी सी लेंगे। सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया था? लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स का कॉन्सेप्ट दिया था रॉबिन्स ने। किसने दिया था? रॉबिन्स ने दिया था। तो 23 का भी सी होगा। 23 का भी क्या होगा? सी होगा। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के अध्ययन की सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? इसमें से कौन सी ऐसा काम है जो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए हम लोग शामिल करते हैं? तो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए क्या क्या शामिल करते हैं? तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स शामिल करते हैं। सीमित साधनों से जुड़ी यानी असीमित आवश्यकता, सीमित साधन, तो दोनों ने पढ़ते हैं। इसका मतलब इसका भी सी होगा। हम लोग जब भी इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो दोनों अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस दोनों पढ़ते हैं। अनलिमिटेड वांट से लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि दोनों हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमी बोलता है अर्थशास्त्र के जनक इसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। माल्थस ने क्या दिया था? माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। माल्थस भी जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा जो है प्रोफेसर मार्शल ने दिया। किधर है? प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण संबंधी, इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इकोनॉमिक्स जो है ना लोगों समाज कल्याण का सिद्धांत है। इकोनॉमिक्स जो है समाज कल्याण का। सबसे पहले एडम स्मिथ दिए इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरा प्रोफेसर मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द पब्लिक वेलफेयर। इकोनॉमिक्स जो है ना अर्थशास्त्र जो है ना वो जन कल्याण का बात है। तो जन कल्याण का बात किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने दिया था ना। सैमुअल्सन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, ये स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट दिए थे और ये वेल्थ कॉन्सेप्ट दिए थे। 4 कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में। आज तक इस दुनिया में इकोनॉमिक्स को कोई परिभाषित कर ही नहीं पाया, इसलिए इकोनॉमिक्स को 4 कॉन्सेप्ट में बांटा गया, यानी 4 तरह का लोग है इकोनॉमिक्स में। तो पहला एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, उसने वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया था, धन की अवधारणा। दूसरा है प्रोफेसर मार्शल, जिसने आपको प्रोफेसर मार्शल जो है वो पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिए थे, कल्याण की अवधारणा। रॉबिन्स है, इसने स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट दिया था, दुर्लभता की अवधारणा। और सैमुअल्सन है जिसने डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दिया था, विकास की अवधारणा। यही 4 कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बता चुके हैं, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर रेगनर फ्रिस थे। देखिए फिर यहाँ पूछा किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो यहाँ अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी अवधारणा कौन दिया था? मार्शल। तो किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये भी तो मार्शल ही होगा, जो परिभाषा दिया उसी के अनुसार तो ये होगा। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसमें कौन ऐसा है जो उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो याद रखिएगा उत्पत्ति का साधन मनी नहीं है।
इससे हम प्रोडक्शन करवा सकते हैं, इससे प्रोडक्शन हो सकता है, इसमें आउटपुट हो सकता है, लेकिन मनी से कोई भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूंजी से हो सकती है, उस मनी को आप पूंजी के रूप में लगाओगे तो पैसा आएगा, लेकिन खाली पैसा अपने पास रखे रहोगे तो पैसा नहीं आएगा। और ये तीनों ऐसा है जहाँ से पैसा ला सकते हैं। हम अपने जमीन को किराए पर देकर पैसा ला सकते हैं, खुद लेबर बन के पैसा कमा सकते हैं, और पूंजी है तो कहीं लगा कर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा अगर आपके पास है और आप उसको कहीं नहीं लगा रहे हैं तो पैसा वहां से जनरेट नहीं होगा। तो कौन यहाँ से पैसा जनरेट करने में मदद नहीं करता है? तो मनी पैसा जनरेट करने में मदद नहीं करता। जब इस मनी को हम पूंजी बना लेते हैं यानी कहीं लगा देते हैं, तब हम उससे पैसा जनरेट कर पाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रो पढ़ रहे हैं, माइक्रो मतलब छोटा। तो देखिए इंडिविजुअल ठीक है, इंडिविजुअल फैमिली ठीक है, इंडिविजुअल फर्म ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज सबका स्टडी करते हैं। माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं, और मैक्रो में हम लोग पूरे संपूर्ण का स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो जहां व्यक्तिगत है समझिए वो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल इंडस्ट्री मतलब इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, चाहे जो भी इंडिविजुअल में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर माइक्रो, फिर वही चीज पूछ रहा है कि माइक्रो के अंदर इसमें क्या स्टडी करते हैं। तो भाई इकोनॉमिक एग्रीगेट नहीं करते, समग्र तो नहीं करते, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, नेशनल इनकम भी नहीं करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल। माइक्रो के अंदर हम लोग किसका स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं। माइक्रो के अंदर हम लोग इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखिए समष्टि यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात जब हम करते हैं, संपूर्ण में नेशनल इनकम पढ़ते हैं, बिल्कुल। समष्टि फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम सब कुछ का स्टडी करते हैं, ऑल ऑफ दीज। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? क्या क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ेंगे? तो प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर और ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग तीनों का तीनों पढ़ते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है? अभी तो पूछ चुका, उत्पादन का निम्न में से कौन साधन है? तो लेबर है साधन, लैंड है साधन, कैपिटल है साधन। इसका मतलब उपरोक्त तो सभी होगा, उत्पादन के साधन तीनों होंगे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं में किया जाता है? इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट हम किस किस ब्रांच में करते हैं? तो माइक्रो के अंदर करते हैं और मैक्रो के अंदर करते हैं, इसलिए यहाँ पे होगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों, माइक्रो और मैक्रो के अंदर हम इकोनॉमिक्स के पूरे जितना इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है उसको हम दो ब्रांच में बांट के पढ़ते हैं। पहला ब्रांच होता है माइक्रो और दूसरा ब्रांच होता है मैक्रो। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी अवधारणा नहीं दिया है? यानी कौन ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो कल्याण वाले कॉन्सेप्ट में नहीं है? तो मार्शल तो है सबसे मेन लीडर, तो कौन ऐसे हैं जो कल्याण वाले कॉन्सेप्ट में नहीं है, जिन्होंने कल्याण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है? तो जेबी से। बाकी पीगू मार्शल के सपोर्ट में थे और कैनन भी मार्शल के सपोर्ट में थे। जेबी से जो है वो कल्याण संबंधी अवधारणा से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये कल्याण संबंधी अवधारणा नहीं दी है। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक होता है तो कभी आदर्श होता है? यानी कौन व्यक्ति है जिसने कहा है कि इकोनॉमिक्स कभी पॉजिटिव होता है कभी नॉर्मेटिव साइंस होता है? किसका कहना है कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस होता है? तो ये कहना है फ्रेडमैन का। किसका कहना है? फ्रेडमैन का कहना है कि इकोनॉमिक्स कभी पॉजिटिव साइंस हो जाता है कभी नॉर्मेटिव साइंस हो जाता है, यानी कभी वो वास्तविक हो जाता है और कभी वो आदर्श हो जाता है। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोई भी बता सकते हैं कौन अर्थशास्त्री थे सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि किए थे? तो रेगनर फ्रीज किए थे। और माइक्रो बोलता स्कोप स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। ये देखिए 39 क्वेश्चन दिए, इसका आंसर की भी यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 में क्या क्या क्वेश्चन है? हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर चलेंगे, यूनिट वाइज हम लोग नहीं जाएंगे, लेक्चर बाय लेक्चर करते चले जाएंगे तो आसानी से हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। टोटल हम लोगों को 77 पेज का इकोनॉमिक्स करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें आंसर हमेशा नीचे लिखा हुआ है, अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो नीचे आंसर लिखा हुआ है ना, आप खुद भी स्टडी करेंगे और नीचे चेक करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है? पहला बोलता है उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता को संतुष्टि करने से है। उपयोगिता का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब बताया था आप लोग को कि जो हमारी आवश्यकता है उसको संतुष्ट करना है, बिल्कुल सही है।
उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। जी हाँ, हमारी इच्छा जो है ना वही उपयोगिता है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। वस्तु जब हम उपभोग करते हैं तब हमारा यूटिलिटी क्रिएट होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता की विशेषता क्या है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। बिल्कुल सही है। उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है, यानी हर व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग होती है। बिल्कुल, हमारी आवश्यकता अलग है, आपकी आवश्यकता अलग है। उपयोगिता का विचार सापेक्षित होता है। यूटिलिटी इज रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है। तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। वैसे इस सब में किया हुआ है तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। जो टफ टफ चीज होगा उसको हम लोग करेंगे, बाकी खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। जो अकाउंट्स टाइप का न्यूमेरिकल टाइप का होगा उसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? गणनावाचक सिद्धांत मार्शल, पिगू, हिक्स और सैमुअल्सन। तो मार्शल ने उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसको बोलते, देखिए जब हम यूटिलिटी पढ़ते हैं ना, समझिएगा पहले, जब हम लोग यूटिलिटी पढ़ते हैं तो यूटिलिटी दो पार्ट में पढ़े थे। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी उत्पाद में उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, किसी उत्पाद में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसको यूटिलिटी कहते हैं। और इस दुनिया में जब हमारे पास किसी वस्तु की उपयोगिता है, वो यूटिलिटी है, तभी हम उस वस्तु को खरीदते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने माइक खरीदा ये 30,000 का, तो मुझे इसकी आवश्यकता थी तब ना खरीदे, बाकी आप लोग तो नहीं खरीदे इसको। अब कोई व्यक्ति अगर कुछ खरीदता है, कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, कोई व्यक्ति पंचर बनाने वाला मशीन खरीदता है, तो भैया उसको उसकी आवश्यकता इसलिए खरीदा, हम पंचर बनाने वाली मशीन नहीं खरीद रहे क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बोलता है कि उपयोगिता अगर रहेगा, जब तक आपका यूटिलिटी नहीं रहेगा आप खरीदेंगे नहीं उसको। यूटिलिटी चाहिए तब डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड क्रिएट करने के लिए यूटिलिटी होना चाहिए। जब उपयोग रहेगा, उपभोग रहेगा, तभी तो हम डिमांड क्रिएट करेंगे। तो इसलिए उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता है उसको उपयोगिता बोलते हैं। जैसे इस माइक में हमारे आवश्यकता थी कि हम कैसे बोले, कैसे अपना साउंड रिकॉर्ड करें, बेटर क्वालिटी का साउंड रिकॉर्ड करें, तो मेरी आवश्यकता थी और मेरी आवश्यकता को पूरा करने वाला ये माइक था, क्योंकि इसमें वही गुण है जो हमको चाहिए, तो हम इसको खरीद लिए। इसका मतलब है जब तक किसी वस्तु का उपयोग नहीं रहेगा आपके पास, वो यूटिलिटी नहीं रहेगा, तब तक आप परचेज नहीं करेंगे। जिस वस्तु की उपयोगिता आपके पास आप उसको खरीद लेंगे, जिसकी उपयोगिता नहीं है वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा तो भी आप नहीं खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी, उसको कार नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए, और कार वाली कंपनी आके बोला कि अगर आप कार खरीदोगे तो हम 2 लाख रुपए डिस्काउंट देंगे। उसको कोई लेना देना है 2 लाख से। बोलता भाई 2 लाख डिस्काउंट दोगे, 6 लाख देना पड़ेगा ना, अपने पास नहीं है, अपने को कार नहीं चाहिए, उसका उपयोग ही नहीं है कार का, और वो कार खरीदना ही नहीं चाहता। आप उसको 2 लाख का डिस्काउंट देंगे तो भी नहीं लेगा, और जो कार खरीदना चाहता है उससे 5,000 ज्यादा भी लेंगे तो दे देगा। इसका मतलब है पहले देखिए कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका उपयोग किसके लिए, कौन इसको यूज करता है। जो उसको यूज करता है वही आपका टारगेटिंग कस्टमर है, उसी को आप टारगेट कीजिए, वही आपका सामान खरीद सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपका यूटिलिटी कंज्यूमर कौन कौन है, किसको इसकी आवश्यकता है। जिसको इसकी आवश्यकता है उसी को टारगेट करने की जरूरत है। तो भाई यहाँ लिखा है यूटिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो 2 तरह का पढ़ते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता। आपको कितना अच्छा लग रहा है, कोई चीज खा के, कोई चीज यूज करके आप उसको मेजर नहीं कर सकते। अंदर से अच्छा लग रहा है, मन से अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बता नहीं सकते। तो इसको 2 पार्ट में, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल यूटिलिटी वाले ये परिभाषित करते हैं, बताते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। जो लोग इसके समर्थक हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कहीं कोई दिक्कत है? और जो लोग समर्थक है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा जा सकता है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हम कर दिए, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड वो हो जाएगा कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। और यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो बोलता है कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, उसके प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोफेसर मार्शल थे। याद रखना इस चीज को। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्या है, किसने किया? तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कंज्यूमर बिहेवियर को कहाँ पढ़ते हैं? तो माइक्रो में ना पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। कंज्यूमर बिहेवियर को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। गोसेन का प्रथम नियम क्या था? गोसेन का फर्स्ट नियम क्या था? तो गोसेन को ही हम लोग बोलते हैं, गोसेन फादर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जन्मदाता है गोसेन। गोसेन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिएगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? यानी जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, सही है।
जब तक सीमांत उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिकतम होती है, ये भी सही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, तो दो फार्मूला, तीन फार्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी करके, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ फॉर्मूला लिखा है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं, किसको नाम से जानते हैं, डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, एक ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ये भी फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं दिया, ये फॉर्मूला दिया, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये फॉर्मूला दे देता है तो ये भी मेरा सही था मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। कहीं कोई दिक्कत है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब टोटल यूटिलिटी ज्यादा होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल यूटिलिटी तब ज्यादा होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा। मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव होगा, सॉरी 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 सॉरी, जीरो होगा। पॉजिटिव अगर मार्जिनल यूटिलिटी होगा ना तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, अधिकतम पूछ दिया। अधिकतम तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव जब तक रहेगा, जब तक मार्जिनल पॉजिटिव तब तक टोटल बढ़ेगा। जब मार्जिनल जीरो हो जाएगा तो टोटल का हाईएस्ट पोजीशन होगा, जैसे मार्जिनल नेगेटिव होगा टोटल घटेगा, यही याद रखिएगा। इस तरह का पिक्चर बनता था। तो ये यहाँ वाला पूछ रहा है कि जब बोला क्या कि कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, यानी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, तो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। याद रखना है इस बात को। सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? सीमांत उपयोगिता, सोचिए, सम सीमांत उपयोगिता, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के प्रतिपादक कौन थे? किन्होंने डेवलप किया था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट? तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट गोसे ने डेवलप किया था, अभी तो पढ़े थे। बजट रेखा का ढाल होता है, किस तरह का ढाल होता है बजट रेखा का? तो माइनस में रहता है, माइनस पी एक्स बाई पी वाई। बजट रेखा बोलता है माइनस पी एक्स बाई पी वाई के कॉन्सेप्ट पर बजट रेखा का ढाल होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। ध्यान दीजिएगा, पीपीसी और इंडिफरेंस में अंतर है, ध्यान दीजिए दोनों चीजें। जब हम पीपीसी की बात बता रहे थे तो पीपीसी क्या था? पीपीसी कर्व मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉनकेव होता था, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है। ये उत्तल अवतल समझ में आता है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उस बात को समझेगा। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। जैसे पीपीसी जब आप बनाते थे तो ऐसे बनता था, और ये जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये बताइए क्या है? कॉन्वेक्स है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़े हैं, और ये कॉनकेव है। एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, याद रखिएगा। एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो याद रखना है कि पीपीसी जब बनाते थे तो ऐसे बनेगा ग्राफ उसका, मतलब थोड़ा सा ऐसे रहेगा, बट उठा हुआ रहेगा, और ये झुका हुआ रहेगा। इस बात को समझना है। इसी से आप डिफरेंस लगा सकते हैं कि एक हमारा कॉनकेव होता है, एक हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। आगे लिखा है कि यूटिलिटी रिलेटेड टू, यूटिलिटी किससे रिलेटेड है? लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा, सबसे जरूरी है। मानव आवश्यकता की पूर्ति भी चाहिए, लाभदायकता भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए, तभी यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की बेहतर माप किससे की जा सकती है, यानी उपयोगिता को कैसे मेजर किया जा सकता है? तो दो तरह के विद्वान हैं। कुछ लोग कहते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, और दूसरा बोलता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन ज्यादातर सपोर्ट करने वाले हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के रूप में उसको हम मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को किस रूप में मेजर कर सकते हैं? मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। आगे बोलता है सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को और क्या कहा जाता है? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का नियम। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कहते हैं प्रतिस्थापन का नियम। तटस्थ वक्र का झुकाव बोलता है इंडिफरेंस कर्व किस तरह से स्लोप करता है? तो दाएं से बाएं होता है, बाएं से दाएं होता है, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं की तरफ जाता है, बाएं से दाएं की तरफ। याद रखना, बाएं से दाएं की तरफ ऐसे बनता है ना।
इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है तो बायां से दायां जा रहा है, ये बायां साइड हुआ ना और ये दाएं साइड हुआ, तो बाएं से दाएं की तरफ जाता है। याद रखना इस बात को, बाएं से कहां जाता है, दाएं की तरफ जाता है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। अभी तो बता चुके हैं उसे क्या कहते हैं, पूछ रहा है, तो उपयोगिता कहते हैं ना। किसी वस्तु में मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। अगर कोई वस्तु है उसके सारी इकाइयों से प्राप्त होने वाले योग को, जब सारी इकाइयों से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। यहाँ सारे बोल दिए इसीलिए, अच्छा ऑल लिख दिया, ऑल बोला ऊपर ढक गया, सारे बोला इसलिए टोटल यूटिलिटी। अगर बोल देता है एक इकाई के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को तो मार्जिनल बोलते हैं, एक इकाई के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को मार्जिनल, और सारे इकाई के से मिलने वाली संतुष्टि को योग को, उसके योग को हम क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट किसने दिया था उपयोगिता का, ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पीगू ने दिया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, तो पीगू का कहना था यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता, ऐसा कहना था पीगू का। पीगू का कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे, यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रतिपादक कौन थे, तो सब लोग जानते हैं गोसेन थे। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहाँ होता है, किस जगह पर उपभोक्ता संतुलित हो जाता है, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जहां मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपस में बराबर हो जाए वही उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। जहां पे प्राइस और एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों अगर आपस में बराबर हो जाता है उस बिंदु को हम उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन बिंदु के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगिता के नाम से जानते हैं। याद रखना इस चीज को। दूसरा लिखा है कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, सबसे ज्यादा अगर उपभोक्ता संतुष्ट है तो ज्यादा संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, यानी कब सेटिस्फाई ज्यादा होगा कंज्यूमर। तीसरा क्या है, सीमांत उपयोगिता का मूल्य, सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और तीसरा लिखा है इनमें से कोई नहीं है। बताइए क्या होना चाहिए, फिर से समझिएगा। एक किसी उपभोक्ता को हमको संतुष्ट करना है तो सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पर होता है, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए तीन चीज पॉइंट है, P इक्वल टू एम यू, P इक्वल टू एम यू यहां संतुष्ट होगा, या प्राइस मोर देन एम यू, या प्राइस लेस देन एम यू। तो याद रखिएगा ये दोनों सिचुएशन ठीक नहीं है, ये तीन सिचुएशन में ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर होता नहीं, जितना पैसा हम दे रहे हैं उतना संतुष्टि हमको मिल रहा था, हम भी खुश, बेचने वाला भी खुश। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है, यूटिलिटी कम मिलेगा। सोचिए आप जितना पैसा दे रहे हैं समोसा खाने के लिए, मजा नहीं आया तो आपको लगेगा ठग लिया हमसे। पैसा अगर हम 10 रुपए पीस समोसा का दे रहे हैं तो इंटरेस्ट लगना चाहिए ना 10 रुपए के बराबर। अपने को लगा ही नहीं 10 रुपए का समोसा था, बोले यार क्वालिटी खराब था, तो हम अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। यहाँ कंज्यूमर जो है वो नहीं खरीदना चाहेगा, उसको लगेगा यार ठग रहा है हमको, जितना रुपए का सामान है उससे ज्यादा पैसा मांग रहा है। दूसरा, यहाँ पे प्राइस कम रहेगा, यूटिलिटी ज्यादा होगा, नहीं आपको मजा ज्यादा आया लेकिन मूल्य कम है, सस्ता है लेकिन मजा आया। तो सस्ता मजा आया तो यहाँ पे सप्लायर तो नहीं ना बेचना चाहेगा, क्योंकि सप्लायर को यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे सप्लायर को लॉस हो रहा है, ये सप्लायर नहीं बेचेगा, यहाँ पे कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ना बिकेगा ना यहाँ खरीदेगा, ये दोनों सिचुएशन ठीक नहीं है। ये सिचुएशन जहाँ पे दोनों को ठीक लग रहा है, सप्लायर उस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है, कंज्यूमर उस प्राइस पर खरीदने के लिए भी तैयार है। सप्लायर उस प्राइस पर बेचने के लिए भी तैयार है और कंज्यूमर उस प्राइस पर खरीदने के लिए भी तैयार है, इसलिए इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तेईस नंबर, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होता है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता घटता है, घटने लगती है ना। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता क्या होता है, घटने लगती है। सम सीमांत उपभोक्ता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें क्या है, तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें होती है ये ए तथा बी दोनों, मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ये और ये दोनों इसमें शर्त आएगा, दोनों बराबर एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है, खाली क्रॉस करने की जरूरत है। इसको इधर क्रॉस कर दिया, इसको इधर क्रॉस कर दिया, तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, या ये मानो या ये मानो, इसलिए यहाँ पे शर्तें दोनों लागू हो जाती हैं।
मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को, मार्शल क्या बोलता है, उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है? तो बोलता है मुद्रा में मापा जा सकता है, सही है। मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, ये तो मार्शल ने नहीं कहा, ये पीगू का है। संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, सही है। इसका मतलब ए सही है और सी सही है, तो ए और सी दोनों, मार्शल के अनुसार ए और सी दोनों। पीगू कहता है, पीगू का कहना है, प्रोफेसर पीगू का, कि मुद्रा के रूप में यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता। बजट सेट के लिए आवश्यक क्या है? कलेक्शन ऑफ बंडल्स, विद्यमान मार्केट बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुला या सभी? तो सभी। बोलता है इन डिमिनिशिंग रेट सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग रेट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वस्तु एक की अधिक मात्रा, वस्तु दो की अधिक मात्रा, वस्तु और एक दोनों की अधिक मात्रा, और ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों। वस्तु ए की अधिक मात्रा, वस्तु बी की कम मात्रा। एक बजट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक वस्तु का बढ़ेगा तो दूसरा वस्तु का घटेगा, तो ये सही है फर्स्ट, ये डी ऑप्शन। ए का ज्यादा होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए? यानी एक वस्तु का बढ़े और एक वस्तु का घटे, तब ना डिमिनिशिंग आएगा। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का आशय क्या है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर उपभोक्ताओं के आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता। तटस्थ वक्र का झुकाव दिखता है, बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किस तरह का दिखता है? तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप गिरता हुआ दिखता है, डिमिनिशिंग करता हुआ दिखता है। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होता है? मतलब पिछला यूज किए, जैसे एक सामान यूज किए वहां से यूटिलिटी मिला, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर दूसरा सामान यूज किए वहां से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तो पहले से जब दूसरा सामान यूज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा कि यदि अन्य बातें समान रहे तो लगातार किसी वस्तु का उपयोग करते जाते हो तो उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे घटने लगती है। तो यहाँ घटना किधर लिखा हुआ है? ए में, तो ए इसका आंसर सही होगा। कोई दिक्कत है? इसका आंसर ए सही होगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन तक, इसके आगे फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।